तुम लोग तो क्लास कर रहे हो रेगुलर ना? किसका किसका छूटा हुआ है पहले? कोई ऐसे ना कि छूटल है। अब जो हम पढ़ा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, कहाँ से आया सब पता है? आया कहाँ से? कोई भी नया नाम ले रही, आया कहाँ से? तो जाओगे यूट्यूब पर, पिछला लेक्चर देखोगे, एक वीडियो होगा 1-1.5 घंटा या 2.25 घंटा का। उसमें स्टार्ट किया गया है कि पूरे दुनिया के जीवों की विविधता, जीवों के लक्षण क्या होंगे, और 1.7 से 1 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। उन सभी स्पीसीजों को क्रमबद्ध पढ़ने के लिए हम 7 पद में सजाए थे, एस.जी. फॉक, डी.वी. फाइकिंग। तो वही किंग जो निकल के आया है, तो किंगडम मिला था हमको 5। तो 5 किंगडम मिला था, जिसको था मो, प्रो, फू, पलान और एनी। यही ना 5 को पढ़ना था हमें, मो, प्रो, फू, पलान, एनी। तो इसी 5 में से एक मोनेरा को पिछले दिन पढ़ा चुके हैं हम, याद होगा आप लोगों को। मोनेरा बैक्टीरिया के बारे में, उसका जनन कैसे होता है, वह रहता कहाँ पे है, उसका आकार क्या है, आकृति क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में उसके लिए सबसे अच्छा बेहतर है, हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इस सब का चर्चा पिछले वीडियो डाला हुआ भी है और चर्चा भी किया है। अंतर क्या हो जाता है कि इसमें हम जितना एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पिछले दिन बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, तो वो सब एग्जाम्पल आपको वीडियो में नहीं मिलेगा, केवल टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा वहाँ पे, समझ गए? तो उसको देखिएगा। तो पिछला जो भी चीज़ छूट चुका है आपको, पीछे वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहाँ से आप पढ़िएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या गुण हैं, या जब आर.एच. बिटकर ने जब इसको बांटा था, वहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना प्रोकैरियोटिक जीव था उस सबको डाल दिया था मोनेरा में, और जितना यूकैरियोटिक जीव था उस सबको एक बक्सा में बंद कर ले था। उसके बाद उसमें से जितने एक कोशिकीय जीव थे सबको अलग छांट कर नाम दे दिया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो वो गुण वहाँ से देखे हैं। अब इसके गुण में देखेंगे कौन कौन सा गुण इसमें आ जाएगा। ये 5 को बॉक्स गिरा है। सबसे पहला गुण हो जाएगा, इसमें जितना भी जीव है सबका सब कैसा हो जाएगा, एक कोशिक है और यूकैरियोटिक है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा का सदस्य कहाँ रहने वाला है, जलीय होते हैं। यह पौधे, जंतु एवं कवकों के बीच योजक है। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो इसमें किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसमें आपको पाया जाएगा पौधा का गुण भी, जंतु का गुण भी और कवक का गुण भी। तो पौधा का गुण क्या पाया जाएगा, जो पौधा का मुख्य गुण होता है कि अपना भोजन अपने बनाता है। जंतु का मुख्य गुण क्या है कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित है। और कवक का गुण क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को सड़ा गला कर खाएगा, यही ना, इसको ताज़ा खाने की आदत है किसको, कवक के। तो महकता हुआ सड़ता हुआ जीव है। पिछले बार भी उदाहरण दिए थे कुत्ता के बारे में कि कुत्ता जहाँ मर जाता है तो क्यों महकता है। तो कुत्ता को खाने के लिए कोई दूसरा जीव कुत्ता का मांस नहीं खाएगा। कभी गिद्ध को देखिए कुत्ता का मांस खाया है, नहीं। कोई दूसरा जंतु कुत्ता के मांस नहीं खाने आएगा। तो उसको खाने कौन आता है, तो जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक का आदत है, वो सीधे नहीं खाएगा, पहले मांस को सड़ा देगा। और सड़ाने के बाद उस जब बहने लगेगा तो बहते हुए कार्बनिक पदार्थ को अपने कोशिका भित्ति से अवशोषित कर लेगा, तब उसको खाएगा। तो इसमें तीनों गुण मिलेगा, किसका, पौधा का भी, जंतु का भी और कवक का भी। आगे देखेंगे एक सुसंगठित केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में पढ़े थे किसी प्रकार का कोई केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रोटिस्टा में एक सुसंगठित केंद्रक होगा और अनझिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे। ये चीज बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिला था, प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही प्रोटिस्टा में आए तो इसके हम उसका तस्वीर जब देखे थे, किसका, बैक्टीरिया का तस्वीर जब लिए थे, देखिएगा यही लिए थे। इसके बाहर जो है सही कैप्सूल है, इसके भीतर ही डीएनए है और सब साइटोप्लाज्म है, ना था। यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का न कोई केंद्रक झिल्ली है और न कोई अंग जो है से केंद्रक के झिल्ली में अलग अलग व्यवस्थित है। लेकिन जैसे ही प्रोटिस्टा में आ जाएंगे
तो प्रोटिस्टा में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। देखिएगा, इसके बाहर सेल बाल भी हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, और इसके जो केंद्र डीएनए जो है, डीएनए वो एक विशेष प्रकार के झिल्ली के अंदर बंद होंगे, और सारा अंगक, इसमें और बहुत सारे अंगक होंगे झिल्ली के अंदर बंद होंगे। राइबोसोम होगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये भी एक झिल्ली के अंदर बंद होगा। यानी इसके अंदर जितने भी पार्ट्स है सब एक विशेष प्रकार की झिल्ली में बंद है। अच्छा, सीधा उदाहरण समझिएगा कि आप एक घर बनाए, एक क्या बनाए, घर बनाए। इस घर में चारों तरफ से बाउंड्री घेर दिए, जहां मन तहां लोग उसमें पैखाना कर रहा है, पेशाब कर रहा है, जहां मन तहीं पे खाना बना रहा है, जहां मन क्या हुए पर सूत रहा। उस प्रकार की घर को देखिए, जहां मन क्या, कोई गार्जियन उसको कोई कहने रोकने टोकने वाला नहीं है, जहां जो कर लो। उसके बाद एक ऐसा घर, तुम्हारे बगल में एक दूसरा आदमी ऐसा घर बनाया कि बाउंड्री तो किया ही किया, बाउंड्री के अंदर से उसने एक और घर का अलग बाउंड्री कर लिया, एक बाहर का बाउंड्री, एक घर का बाउंड्री, और एक ऑफिस बनाया बीच में जिसमें उस घर के गार्जियन रहेंगे। तो बीच में क्या बनाया, ये ऑफिस बना लिया जिसमें घर के गार्जियन रहेंगे, और खाना बनाने के लिए अलग रूम बना दिया, टॉयलेट के लिए अलग रूम बना दिया, उसके बाद खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम एक अलग बना दिया, सोने के लिए बेडरूम एक अलग बना दिया। तो हम किसको व्यवस्थित बोलेंगे, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? कौन सा अच्छा बेहतर जीवन जिएगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? यही सेम अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कहीं कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं कोई बाउंड्री है, लेकिन यूकैरियोटिक में सब एक विशेष प्रकार के बाउंड्री यानी झिल्ली है, उस झिल्ली में बंद है, और जिसका जो काम है वही करेगा। देख, व्यवस्थित तरीके से हो गया, एक बेहतर जीव का निर्माण हुआ। तो अब आपसे पूछेगा कौन सा जीव बेहतर होंगे, प्रोटिस्टा की मोनेरा? प्रोटिस्टा बेहतर होंगे। और जो बीच में ऑफिस बना लिया इसका नाम हो गया केंद्रक। क्या नाम हो गया? केंद्रक। और यह केंद्रक जो है पूरे को कंट्रोल करेगा। पूरे कोशिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इसीलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग कह देंगे। समझ गए? अब किसको कहाँ क्या कमी हुआ सभी देखेगा। इसमें गार्जियन है लेकिन बीच में सोचे खड़ा है, ठीक। आकर बाल बच्चा जो है कभी इन्ने से बउआ का हुर्रे मचा के इन्ने आ जा रहा है ना। देखो घर में ना हुर्रे मचल रहता है लड़का सब, कोई जिसका मन हुआ ये पर खाना बना लिया, दूसरा बच्चा के मन हुआ तो खाना बन रहा है ये पर पेशाब भी कर रहा है कुल मिला के समझो, यानी इसका सारा काम एक के कोशिका में बिना कोई व्यवस्थित बाउंड्री का हो रहा है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब इसमें से थोड़ा सा देख कर सीखा, दूसरा लोग बाहर निकला इसी में से, तो वो अपने घर को क्या किया? व्यवस्थित कर लिया, बाउंड्री में व्यवस्थित कर लिया। इस तरीके से बन गया एक बेहतर घर। तो यही चीज है, इतना उदाहरण दिए है। किसको? आपको जो उदाहरण दिए थे किसके लिए दिए थे? एक सुसंगठित केंद्रक, समझ में आया? असंगठित केंद्रक का सुसंगठित केंद्रक, समझ में आ गया? उसके बाद अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग, उसके अंदर दूसरा अंग जो है वो भी झिल्ली के अंदर क्या है? बंद की खुला? बंद है झिल्ली के अंदर, यानी एक कंपार्टमेंट है, सारा काम कंपार्टमेंट के अंदर ही करेगा। सब व्यक्ति का एक पर्सनल रूम हो गया। जाओ, समझ गए? किसको? सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग को। इतना समझ गए? तो आप एक कोशिक को समझ गए। प्राथमिक रूप से इसका आवास कहाँ होगा? जल में होगा। इसमें किसका किसका गुण मिलेगा? पौधा, जंतु और कवकों का गुण मिलेगा। और इसका कोशिका में सुसंगठित केंद्रक पाई जाएगी और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे। अब और एक गुण इसका देखेंगे हम लोग। इसका एक और गुण है, इसमें जनन की कौन कौन सी विधि होगी? तो अलैंगिक भी हो जाएगा। इसके अंदर कोशिका संलयन, बैक्टीरिया में देखे थे ना, दो कोशिका आपस में आकर ट्यूब मिलाया, एक नया डीएनए का निर्माण कर लिया। ठीक इसमें भी दो कोशिका आपस में आएगा, दोनों डीएनए को मिला लेगा, एक नया प्रजाति का निर्माण कर लेगा। ठीक वही क्या है? कोशिका संलयन। उसके बाद युग्मनज या जाइगोट बनने की विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन,
यानी 3 प्रकार की जनन हो जाएगी इसमें, अलैंगिक जनन, कोशिका संलयन और लैंगिक जनन। कोई दिक्कत इसमें? सब समझ गए? ये सब चीज आपको नोट करना होगा तो जाइएगा यूट्यूब से नोट कर लीजिएगा। अब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। आ गया सामने आपको कि प्रोटिस्टा में सदस्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोटिस्टा कौन चीज हो गया? किंगडम। किंगडम से नीचा क्या आ जाएगा? किंगडम से नीचा फाइलम आ जाएगा। फाइलम से नीचा क्लास। क्लास से नीचे ऑर्डर। ऑर्डर से नीचे फैमिली। से नीचे जीनस। से नीचे। तो अभी हम किंगडम कौन चीज है? प्रोटिस्टा। इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? याद रखिएगा, फाइलम और डिवीजन केवल पौधे के लिए यूज किए थे ना? क्या उसको यूज करेंगे हम प्रोटिस्टा के लिए? नहीं कर पाएंगे। यहाँ आ जाएगा सीधे नीचे क्लास। किसमें आ जाएगा? तो किंगडम का इसमें क्लास बांटे हैं। कितने क्लास में बांटे हैं इसको? 5 क्लास में। इसका ट्रिक भी दिए थे आपको, याद है ट्रिक? किसको किसको ट्रिक याद है याद? देखिए एकदम गाना गवा दिए थे, क्राई डीनो युग स्लिम प्रो। बस 5 शब्दों का गाना याद कर लोगे ना। अभी तक गाना के रूप में कितना याद करवाए थे? एस जी फॉक, डी भी फाइकिंग, मो प्रो फू प्लान एनी क्राई डीनो युग स्लाइम प्रो, है ना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़े हो ना? वैसे इसको पढ़ते चल जाना है। ये पूरा ट्रिक जरा छूटा है से पूरा ट्रिक जाके यूट्यूब से देख लेना, ठीक? अब देखिए, तो हम लोग यहाँ उठाए थे कौन चीज? क्राई डीनो युग स्लिम प्रो, यही ना बनाए थे ट्रिक? क्राई डीनो युग स्लिम प्रो। क्राई से क्राइसोफाइटस, डीनो से डायनोफ्लैजिलेट, युग से युगलेनोइड, स्लिम से सलाइमोल्डस और प्रो से प्रोटोजोआन्स। देखिए हम फिर चर्चा कर रहे थे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोटिस्टा में जो उठाएगा, इतना के नाम जानना है, लेकिन उठेगा कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करना है आपको? एकदम प्रोटोजोआ से उठेगा और सूडोसिलोमेट जीव तक जाना है। फर्स्ट सेमेस्टर को सूडोसिलोमेट तक पढ़ना है। तो उठाएंगे प्रोटिस्टा से कहाँ तक? सूडो। तो सूडोसिलोमेट में कौन आएगा? कल परसों भी चर्चा किए थे। सूडोसिलोमेट कहाँ पे जाएगा? खत्म हो जाएगा? नहीं, एस्केलेमेंथिस। प्लेटीहेलमेंथिस में तो कोई सिलोमे नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसका जनन परत मात्र 2 परत का है। जहाँ से 3 परत स्टार्ट होता है वहाँ से ना पाया जाएगा, क्योंकि बीच वाला परत जो है मीजोडर्म, उसी के बीच में सिलोम पाया जाता है। तो एस्केलेमेंथिस में पैच पैच बना हुआ है, जिसको सूडोसिलोम कहेंगे। तो इस प्रकार से 5 नाम आपका याद हो जाएगा। ट्रिक, क्राई डीनो युग स्लिम प्रो। ट्रिक 3-4 बार बोलोगे, क्राई डीनो युग स्लिम प्रो, क्राई डीनो युग स्लिम प्रो। क्राई से कस के बोलिए, क्राई से, डीनो से, युग से, सलाइम से, प्रो से। एकदम बउआ लेखा याद हो जाएगा ना ये। अब इसके आगे हम चलेंगे। जब याद हो गया तो अब पहला कौन है हमको पढ़ना? क्राइसोफाइटस। आपको मालूम है जैसे फाइटस शब्द रहेगा तो किसका सदस्य कहलाएगा? हम अभी सबसे शुरू में देखे थे, इसमें पौधा का भी गुण है, जंतु का भी गुण है और कवक का भी गुण है। तो फाइटस, फाइटन ग्रीक वर्ड है। फाइटन को ग्रीक में कहा जाएगा फाइटन, इंटरनेशनल अंग्रेजी में कहा जाएगा प्लांट। तो फाइटन मतलब क्या? पौधा। तो इसके नाम से आ गया क्राइसोफाइटस, मतलब किसका गुण होगा इसके अंदर? तो नाम से हम जान जाए कि क्राइसोफाइटस में किसका गुण होगा? पौधा का गुण हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका गुण। देखिए ये जो फोटो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है? क्राइसोफाइटस है। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे। यह स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाया जाएगा। तो क्राइसोफाइटस जो है साफ जल में भी पाया जा सकता है और लवणीय। यह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चेष्ट रूप से
बहते रहते हैं। एकदम छोटा जल जिन्ने बहेगा ओकरे साथ क्या करेगा, ये बहता चला जाएगा। इट्स इंक्लूड्स यानी इसमें शामिल है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसके दो सदस्य है, कौन कौन सदस्य, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है, लाइन से मिल रहा है ना, है लाइन बाय लाइन, अब समझते चलोगे इसमें। तो निश्चेष्ट का मतलब क्या होता है, एकदम नदी में तो कूद जाओ, और जीवित हो तो थोड़ा डूबने का प्रयास करेगा, लाश बन जाता है तो क्या होता है, जिनने ऊपर उपला जाता है ना, कोई ओकरा दम न है, जिनने पानी जाएगा उनने बहता चल जाएगा, और कभी कभी आड़ी में आकर फूल का पड़ल रह जाएगा ना। तो वैसे ही कौन, क्राइसोफाइटस जलधारा में निश्चित रूप से बह रहा है। और इसमें दो सदस्य है, कौन कौन सदस्य, डायटम्स, गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं, डेस्मिड्स कहेंगे। तीसरा लाइन देखेंगे, वही है डायटम्स और सुनहरे शैवाल, हिंदी में इसको हम दिए थे। अब आगे देखोगे इसके बारे में, कहाँ पाया जाता है, उसी लाइन आगे से उठा है। देखिए, डायटम्स में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती है। साबुनदानी को देखो, आप लोग नहीं देखे हो, साबुनदानी को देखे होइएगा तो एक को देखे होइएगा नीचे से ऐसे, है ना, और एक एकरा ऊपर से ऐसे घाट फसल रहता है, यही ना फसल रहता है चारों तरफ से, एक के ऊपर से दूसरा क्या कर रहता है, लॉक कैले रहता है। तो किसका, डायटम्स की कोशिका भित्ति किसकी तरह होगी, साबुनदानी की तरह अति छादित, यानी उसी की तरह से एक दूसरे पे छाया रहेगा, सटा रहेगा, कवच बनाती है। क्या बना देगा, तो इसके अंदर इसके पदार्थ है, ऊपर से कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह कवच बना दिया, और इन भित्तियों में सिलिका होती है, एक पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ, सिलिका होती है, जिस कारण यह नष्ट नहीं होते हैं। तो किसका, डायटम्स की कोशिका भित्ति की आकार किसके तरह है, साबुनदानी की तरह है, और यह सिलिका की बनी होती है जो कभी नष्ट, डायटम्स मर भी जाएगा लेकिन सिलिका नष्ट, उसका सेल बाल नष्ट नहीं होगा। तो सेल बाल नष्ट क्यों नहीं होगा, किसका बना हुआ है, वो सिलिका की बनी हुई है। तो मृत डायटम्स अपने परिवेश में, वास स्थल में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। तो जहां पे डायटम्स है, जब वह मरते हैं तो मरने के बाद अंदर का तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति खत्म होगा, क्यों खत्म नहीं होगा, किसका बना हुआ है, सब लोग बोलिए कस के, किसका बना हुआ है, तो सिलिका का बना हुआ है, इसलिए वो खत्म नहीं होगा। तो खत्म नहीं होगा तो कोशिका अपने तो मर कर खत्म हो गया, लेकिन जो नहीं खत्म होने वाला वो ढेर छोड़ जाएगा ना। जैसे जाते हैं यहाँ पे हम लोग लाश जलाने जाते हैं, कहाँ रे, हाजीपुर कुन्हरा घाट में, लसबा जल जाता है लेकिन उसके साथ रंथी के साथ ले जाता है लाल पियर कपड़ा, वो जमा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ढेर की तरह। डेली शाम में एक एक ट्रक हो जाता है वो, और डेली फिर कहाँ चल जाता है, धुआ कर फिर से दुकान में बिकने चल जाता है। गंदा होता नहीं है, इधर से बांध कर ले गया लाश के साथ, तो क्या वो जलता है, तो ढेर लग जाती कि नहीं लग जाती है। ठीक उसी प्रकार डायटम्स मर जाएगा लेकिन उसका भित्ति मरेगा, खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तो समुद्र में क्या होगा, इसका एक ढेर लग जाएगा। तो करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को, तो एक दो वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष में जब यह जमा हो जाएगा तो उसके अवशेष को हम बोलेंगे डायटमी मृदा। क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में डायटेमियस अर्थ। क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में कोई दिक्कत है, डी आई से डाई हो ना गया, ATOM दिखाई दे रहा है सबको, डाई एटम हो गया, ACEOUS तो बोल दो इसमें डाई एटम ईएस हो जाएगा ना। तो डायटमियस हिंदी में क्या बोल दिए इसको हम, डायटमी मृदा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डायटोमियस। अर्थ सब लोग जानते हैं। तो करोड़ों वर्ष में सिलिका जो जमा हो जाएगा, एक साथ ढेर लग जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डायटोमियस अर्थ, और हिंदी में बोलेंगे डायटमी मृदा। अब बड़ा काम का चीज है, देखिए यही जमा हो रहा है ना, यह जो तस्वीर देख रहा है कि बंद होकर बिकता है, डायटेमियस अर्थ 5 kg का बैग है ना, 5 kg का बैग ये बिकता है। तो
तो बिकता है तो इसको खरीदेगा कौन, ये भी जाने हम लोग। देखिए खरीदता कौन है, तो कणमय होने के कारण, क्योंकि इसमें कौन सा पदार्थ है, कणमय पदार्थ है। कणमय समझते हो, दानेदार पदार्थ। कणमय का मतलब क्या, दानेदार पदार्थ। तो कणमय होने के कारण मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, पहला काम क्या हो जाएगा, पॉलिश करने में, तेल तथा सिरप के निस्यंदन करने में। जो तेल है या सिरप है उसको छानने में, क्या करने में, छानने में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है कौन, क्राइसोफाइटस। अब देख डायटेमियस अर्थ का उपयोग कितने जगह, 3 जगह। कहाँ कहाँ पे, पॉलिश करने में, तेल और सिरप को निस्यंदन करने में, ठीक। और यह समुद्र का प्राथमिक उत्पादक है, याद रखेंगे। समुद्र का प्राथमिक उत्पादक कौन है, क्राइसोफाइटस है, याद रहेगा ना। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ उपयोग आ रहा है, सब फोटो दिखा रहा है आपको। ये देख रहा है ना, फिल्टरेशन कर रहा है किसका, यही निस्यंदन कर रहा है तेल और सिरप का। न देखते ट्रिपल फ्री फायर सरसों का तेल, शुद्ध घानी सरसों का तेल, ट्रिपल फिल्टरेशन ऐसा लिखे रहेगा बोतल पर। तो फिल्टरेशन या निस्यंदन किसके द्वारा कर रहा है, डायटेमियस अर्थ के द्वारा कर रहा है। इसमें क्या होगा, उसके अंदर जो भी गंदगी होगी उसको साफ कर देगा। अच्छा अपन कड़वा तेल ले आओ, आप बोतल वाला लाओगे, बाहर से देखने में कौन साफ दिखाई देगा, बोतल वाला। अपना यहाँ क्या है, गादी उदी सब उसमें रह जाएगा। और उस तेल में क्या है, उसको छान दी, फिल्टरेशन कर दिया, तो देखने में भी अच्छा लगेगा ना, उसमें चिकनापन थोड़ी कम जाएगी। लेकिन शुद्ध कौन होगा, अपन वाला की बोतल वाला, उसको देखेंगे। क्राइसोफाइटस खत्म हो गया, बहुत छोटा सूचना था उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। फोटो देखिए, दिखाई दे रहा है आपको। इसका डाई मतलब 2, और फ्लैजिलेट मतलब उसका फ्लैजिला, निकला हुआ पतला सूंड जैसी आकृति। अब देखिए इसमें निकला हुआ पतली सूंड जैसी आकृति दिखाई दे, एकदम बहुत पतला, तो इसलिए इसको नाम पड़ा डाई। डाई का मतलब 2, तो डायनो से क्या हो जाएगा 2, और फ्लैजिलेट से फ्लैजिला। यह कैसा होगा, समुद्री और प्रकाश संश्लेषी। पौधा वाला गुण आया कि नहीं आया इसमें, तो दोनों पौधा वाला गुण था कि नहीं था इसमें, क्राइसोफाइटस भी पौधा और डायनोफ्लैजिलेट भी। किसके योजक माने जाएंगे, पौधे के योजक माने जाएंगे। तो यह कहाँ रहेगा, समुद्र में। कैसा होगा, प्रकाश संश्लेषी होगा। अच्छा, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। ये दिखेगा कैसा, तो इसमें जो है उपस्थित एक वर्णक है। जैसे हरा पत्ती को हम देखते हैं, तो हरा पत्ती हरा क्यों दिखाई देती है, क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। ठीक उसी तरह पौधे में जैसे वर्णक पाए जाते हैं, वही वर्णक पाए जाते हैं किसमें, डायनोफ्लैजिलेट्स में। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में वर्णक पाए जाते हैं, उसी के आधार पर इसका रंग हो जाता है कैसा। देखिए इसमें पीला नहीं है, हरा है, इसमें भूरा है, नीला है, लाल है। तो कुछ डायनोफ्लैजिलेट है, सबका आकृति तो एक ही है, लेकिन रंग अलग अलग है ना। रंग अलग क्यों हुआ, किसके कारण रंग अलग हुआ, वर्णक के कारण रंग अलग हुआ। तो डायनोफ्लैजिलेट में 2 कसाभ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कसाभ किसको बोलेंगे, फ्लैजिला का अंग्रेजी, कसाभ को अंग्रेजी में फ्लैजिला कहते हैं। देखिएगा ये किताब का फोटो है, एक आपको यहाँ सूर्य गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसर के देखिएगा ये है खांच में इधर से इधर तक लपेटले होगा, देख रहे हैं यहाँ पर लपेटले है ना इधर से इधर। तो इसमें 2 प्रकार के खांच पाए जाते हैं, जिसमें एक लंबवत, एक कैसा है लंबवत, और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होता है। तो दूसरा देखिए इसका भित्ति के खांच है ना, तो एक लंबवत लंबा हो गया, दूसरा इसके खांच में अनुप्रस्थ रूप से क्या कर ले है, लपेटा मार ले है। तो इसी 2 फ्लैजिला के लिए इसका नाम क्या हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए। अब इसके उदाहरण क्या है, तो लाल डायनोफ्लैजिलेट्स,
तो हम लोग देखे थे लाल रंग किसके कारण होगा? वर्णक के कारण होगा। तो लाल डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है गोनिया लक्स। क्या नाम है इसका? देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में दिखे हुए गोनी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कालम में दे रहा है ना, हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो लाल डायनोफ्लैजिलेट कौन? गोनिया लक्स की संख्या में विस्फोट होता है। मान लिया जाए कि जिस समुद्र में है ये लाल दिखाई दे रहा है ना, इसकी संख्या में विस्फोट का मतलब क्या? फट जाएगा, ये फट जाएगा नहीं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब अचानक इसकी संख्या क्या हो गई? अचानक बढ़ गई। तो इसकी जनसंख्या अचानक बढ़ जाएगा, तो जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखाई देने लगता है। तो समुद्र का जल लाल क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? लाल डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण। तो लाल डायनोफ्लैजिलेट्स का उदाहरण कौन है? एक दो बार नाम बोलो। गोनिया लक्स। कौन है? गोनिया लक्स है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष। अब इतना बड़ा संख्या में बढ़ जाता है, इसके अंदर से एक विष निकलता है जिसको अंग्रेजी में हम टॉक्सिन बोलेंगे। तो जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। तो किसके कारण? लाल डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण। इसकी संख्या अचानक बढ़ जाएगी तो समुद्र का जल कैसा हो गया? लाल। और यह एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है, जिस विष के कारण जहां पे रहेगा, अगर समुद्र का जल लाल देखो तो क्या वहां मछली होगी? दूसरे जीव वहां पे मर जाएंगे। तो उदाहरण में क्या नाम लिखा हुआ है? गोनिया। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? दो खत्म हो गया, क्राइसोफाइटस, डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा है यूग्लिनोइड्स। देखिए यही फोटो है यूग्लिनोइड्स का, देख लिए। अब इसके बारे में जाने क्या क्या इसके गुण होते हैं। स्वच्छ एवं स्थिर जल में पाए जाते हैं। यह कहाँ पाया जाएगा? स्वच्छ का मतलब क्या? जहाँ समुद्री जल, जहाँ लवणीय जल नहीं हो, तालाब का पानी, नदी का पानी, यह स्वच्छ है। क्या नदी में यह पाया जाएगा? नदी का पानी स्थिर होता है? धारा में होता है, या पोखर में, कुआं में, तालाब में या गड्ढे वगैरह में, जहां जल स्थिर है, साफ है, उनमें पाया जाएगा। कौन? यूग्लिनोइड्स। दूसरा गुण इसको देखिए कि कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होता है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाता है। इससे पहले दोनों में पढ़े कि कोशिका भित्ति पाया जाता है। कौन कौन से में? क्राइसोफाइटस, डायनोफ्लैजिलेट्स। लेकिन यूग्लिनोइड्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति में देखिएगा इसके चारों तरफ ये पतली परत दिखाई दे रही है ना, ये परत, यही परत बनी हुई है किसका? प्रोटीन का बना हुआ परत है। इस प्रोटीन की परत को क्या नाम देंगे? पेलिकल नाम देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, है ना, पेलिकल लिखल। इस बाहरी परत को क्या नाम दे दिए? पेलिकल नाम दे दिए। अब समझिए इसमें सेल वाल है। अब पौधे में सेल वाल होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। जंतु में सेल वाल होता है। देखो थोड़ा रूप बदला कि नहीं बदला? ही सेल वाल से किसके तरफ आ गया? प्रोटीन युक्त पदार्थ की तरफ आ गया। हम अपने मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, अपना कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे तो ये बनल होता है लिपिड और प्रोटीन का। केवल किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। केवल किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। बाहरी वाल केवल प्रोटीन का बना हुआ है। अच्छा, सेल वाल मजबूत होता है, प्रोटीन थोड़ा कम मजबूत होगा, तो इसलिए इसका बॉडी कैसा हो जाएगा? लचीला हो जाएगा। लचीला समझ रहे हो ना? ये देखो इतना पर चमड़ा खींच लिया, लचीला है कि नहीं है? फ्लेक्सिबल है। अब पौधा को इसमें खींच सकते हैं? क्यों नहीं खींच सकते हैं? क्योंकि उसके पास सेल वाल होता है। तो यूग्लिनोइड्स कैसा हो जाएगा? लचीला हो जाएगा। अगला गुण इसका हम देखेंगे, दो कसाब होते हैं जिसमें एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है। देखिए इसमें भी दो फ्लैजिला है ना, एक छोटा इतने को रह गया, एक बड़ा नीचे तक आ गया। इसमें भी दो फ्लैजिला है, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है। तीसरा गुण इसका हम देखेंगे कि एक कसाब फ्लैज, सेम लाइन है, उसको छोड़ देंगे। अगला गुण देखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्मधारियों का शिकार कर कर परपोषी की तरह व्यवहार करते। इनमें दोनों गुण आ गया। प्रोटिस्टा के किसमें? यूग्लिनोइड्स में दोनों गुण आ गया। जब सूर्य का प्रकाश है तब कैसा हो जाएगा? अगर सूर्य के प्रकाश नहीं मिला तो अन्य छोटे छोटे जीवों का शिकार करने लगेगा, तब यह क्या कहलाएगा? अब इसके अंदर दोनों गुण आ गया। किसका किसका? पौधे का भी और जंतु का भी गुण आ गया। तो इसलिए इसको हम बोले थे शुरू में, पौधा, जंतु और कवक तीनों का योजक माना जाता है। तीनों के गुण इसमें मिलने वाले हैं। तीनों को जोड़ने वाला कड़ी इसको माना जाता है। किसको? प्रोटिस्टा को। तो यूग्लिनोइड्स में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। तो जैसे कौन है? यूग्लिना। इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? यूग्लिना। यूग्लिनोइड्स के सदस्य का नाम बोलेंगे तो क्या? यूग्लिना। जैसे बड़े पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, ठीक इसके पास भी क्या पाया जाता है? देखिए क्लोरोप्लास्ट है इसके पास, इन्हें क्लोरोप्लास्ट है। जब सूरज की रोशनी रहेगी तो क्लोरोप्लास्ट से अपना भोजन बनाकर अपना उपयोग करने लगेगा। लेकिन जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा? अगल बगल के जीव को शिकार करके खाने लगेगा। तो इसके पास दोनों मशीन लगा हुआ है, एक अपना भोजन अपने तैयार करने वाला भी, अपना भोजन अपने नहीं मिले तो दूसरा को खाने वाला भी। समझ गए? यानी कि ऐसा गाड़ी है जिसमें पेट्रोल भी भरा हुआ है, सोलर इंजन भी लगा हुआ है। समझ रहे हो? जब सूरज की रोशनी है तो उससे चलेगा, पेट्रोल बंद, और जहाँ सूरज की रोशनी खत्म हो गई तहाँ पेट्रोल से चल गया। तो ऑटोमेटिक है नहीं। अब पढ़ना है हमको किसके बारे में? स्लाइम। इसमें दिखाई दे रहा है, काला में काला हो गया है, अब दिखाई देगा। देखिए स्लाइम मोल्डस, 3 खत्म हो गया, चौथा स्लाइम मोल्डस। अब स्लाइम और मोल्डस इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? अवपंक कवक। अब इसमें किसका जैसा गुण हो गया? कवक के जैसा। नेक्स्ट देखेंगे हम। यह सड़ती हुई टहनियों तथा पत्ती के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करेगा। कौन? स्लाइम मोल्डस। ये तस्वीर देख रहे हो, लाल 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 लाल, ये देख रहे हो ना? तो यह भोजन क्या कैसे करेगा? तो यह सड़ती हुई टहनी, यानी जहाँ पे टहनी सड़ रहा है, पत्ता सड़ रहा है, तो उसको भक्षण करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो अनुकूल परिस्थिति में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक लंबा हो सकता है। अनुकूल परिस्थिति क्या बोलेंगे? खाने पीने की चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है? खाने पीने की चीज भरपूर मात्रा में है तब अनुकूल बोलेंगे। अगर मात्रा में नहीं है तो प्रतिकूल बोलेंगे। यहाँ कभी कभी लोग उल्टा समझ जाता है ना। प्रतिकूल का मतलब समझता है कि एकरा लायक है, अनुकूल का मतलब समझता है एकरा लायक नहीं है। अभी जो मौसम गर्मी का है, ये में हम लोग एसी लगा कर बैठल पड़ रहे हैं, तो अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अनुकूल है। अच्छा, इसी में भी गर्मी का मौसम है और 2 हीटर लगा दे तो क्या हो जाएगा? अनुकूल की प्रतिकूल? प्रतिकूल हो जाएगा। वही समझिए कि जब इस अच्छा ठंडा के महीना खूब रहे, ठंडा के महीना हम एसी चालू कर दे, तब क्या हो जाएगा? अनुकूल की प्रतिकूल? वो तो इसी बाहर से ठंडा आ रहा है ना, और वो में और ही ठंडा चालू कर दिया जाए, और ही ठंडा हवा देगा, तो उससे मालूम चला कि बाप रे ठंडे में ठंडा भरल है ना। तो वो मौसम कैसा हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। तो जब इसका मौसम क्या हो जाएगा? परिस्थिति कैसा है इसका? अनुकूल है, तब इसका समूह एक स्लाइम मोल्डस, दूसरा स्लाइम मोल्डस, तीसरा स्लाइम मोल्डस, चौथा स्लाइम मोल्डस, 5वां, 6ठा, 7वां, इस प्रकार क्या बना लेगा? एक समूह बना लिया। क्या बनाया? इस समूह को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम बनाएंगे। यह कई फीट तक लंबाई का, तो इसका समूह कई फीट तक लंबा हो सकता है। आप कभी सड़ते हुए टहनी को देखिएगा, उज्जर 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 धब्बा जो है 2 हाथ का दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ना। तो वही क्या है? स्लाइम मोल्डस का प्लाज्मोडियम है। क्या हो जाएगा स्लाइम मोल्डस का? कभी कभी
कभी कभी लकड़ी को छोड़ दो तुम, आरा मशीन पर लकड़ी को छोड़ देते हैं, और जहाँ पे लकड़ी को छोड़ दिए तो सारिल तो बच जाएगा, लेकिन असरा धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। देखिएगा कवक जाएगा उसमें लाइन लगा देगा, कवक क्या करेगा, लाइन लगा देगा, तो प्लाज्मोडियम बनाकर उसको क्या करेगा, सरा सरा कर उसको खा जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब पता नहीं चलेगा लकड़ी कहाँ चला गया, इतना मजबूत लकड़ी कहाँ चला गया, तो कौन खा गया उसको, हम तुम खा पाओगे जी, हमारा तो दांत तो मजबूतता है, एक दांत न है तो यो देखो कितना प्रयास करता है, पूरा लकड़ी जैसा मजबूत चीज कोई खा जाता है, आप पते नहीं चलता है। तो इसको समझ गया, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। तो प्लाज्मोडियम किस परिस्थिति में बनेगा, अनुकूल परिस्थिति में बनेगा, जो कई फीट तक लंबा हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति, जब इसके लायक मौसम नहीं हो तब यह बिखर कर सिरा पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। अब देखिए, ये जो मान लिया जाए कि ये सलाइम मोल्डस है, क्या है, सलाइम मोल्डस है। जब इसका मौसम कैसा हो जाएगा, प्रतिकूल, तो प्लाज्मोडियम, बहुत सारा प्लाज्मोडियम एक साथ जुड़ा हुआ है, अब वो बिखर जाएगा, कैसा हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब बिखर कर इसके सिरा पर बन जाएगा फलनकाय, क्या बन जाएगा, फलनकाय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, याद है, फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये बना लेगा कौन चीज, फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग्स बॉडी के अंदर कौन चीज मिलेगा, बीजाणु पाया जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे, बीजाणुओं में वास्तविक भित्ति होती है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अभी हम पढ़े थे कि इसके सलाइम मोल्डस में कोई भित्ति नहीं है, भित्ति है कि नहीं है, है, लेकिन वास्तविक भित्ति नहीं है। इससे पहले पढ़े थे यूग्लिनोइड्स, उसमें कोई भित्ति, उसके चारों तरफ प्रोटीन की परत है जिसको हम पेलिकल बोले थे। इसमें भित्ति है लेकिन वास्तविक नहीं है। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है तो बीजाणु जो बनेगा, तो बीजाणु में क्या पाया जाएगा, वास्तविक भित्ति होगा। तो यह वास्तविक भित्ति यानी सच्चों का बाहर से क्या हो जाएगा, ये बीजाणु है का ऊपर से खूब मोटा वाल बन गया। तो प्रतिकूल परिस्थिति में कई वर्षों तक इसको जीवित रखेगा। समझ गए बात, कि बीजाणु में कई वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास वास्तविक भित्ति होती है। इसलिए वह जब तक खाने पीने की चीज नहीं मिल रहा है, 2 बरस 4 बरस 10 बरस तक, तब तक वो बीजाणु चुप्पे चापे क्या कर रहेगा, सूतल रहेगा। जिस दिन खाने पीने की चीज मिलेगा फिर बन जाएगा कौन चीज, अपवंक कवक बन जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे लाइन हम, वही चीज है, आगे बढ़े। अब आ जाएगा कौन चीज, 4 खत्म कर लिए। सबसे लास्ट है प्रोटोजोआन्स। ये जो तस्वीर देख रहे हैं किसका तस्वीर है, प्रोटो, हल्का हल्का तस्वीर दिखाई दे रहा है पीछे से, यही प्रोटोजोआन्स है। एक एक लाइन इसका हम लोग पढ़ेंगे कि सभी प्रोटोजोआ कैसे होंगे, परपोसी, हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स में से भी प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स मतलब होता है शिकारी, परभक्षी, दूसरे को भक्षण कर जाएगा। और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, यानी दूसरे के अंदर रहे या बाहर रहेगा। तो ये प्राणियों के पुरातन संबंधी कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स है। तो हम लोग प्राणी है कि पौधा है, तो हमारा पुराना संबंधी कौन है, हमारा पुराना संबंधी है ना। एकरा में शादी ब्याह हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी, हो जाएगा। अच्छा चलो, थोड़ा ले लो, प्रोटोजोआ के वो लड़की है, कहेंगे कल शादी कर दो, आप पते नहीं कितना बीमारी फैलाएगा। समझ गया, तोरा अंदर को प्रोटोजोआन के घुसा देंगे ना तो तोरा जीते जी तोरा खा जाएगा भीतरे भीतरे। चलो, तो प्रोटोजोआ कैसा है, हिट्रोट्रॉप्स है, यानी पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। हम लोग
5 पढ़े क्राइसोफाइटस, डायनोफ्लैजिलेट्स। ये कैसे थे? पूरी के पूरा स्वपोषी, यूग्लिनोइड्स, स्वपोषी भी और परपोषी भी। जब सूरज की रोशनी है तो स्वपोषी, नहीं है तो पर, यानी दूसरे छोटे छोटे जीव को खाने लगेगा। उसके बाद पढ़े स्लाइम मोल्डस, मरल चीज को खाएगा, कवक जैसा। अब अंतिम है प्रोटोजोआन्स। तो प्रोटोजोआन्स केवल और केवल परपोषी होगा, यानी परपोषी के का जैसे, हमारे तुम्हारे जैसे, तो जंतु के जैसा हो गया। तो इसके यह किसका संबंधी कहलाया? प्राणियों के संबंधी कहलाया। अब पूछेगा इनमें से कौन प्राणियों के पुरातन संबंधी है? 4 उदाहरण तुमको दे देगा। कितना उदाहरण दे देगा? किसको मारेंगे उदाहरण में से? प्रोटोजोआन्स को मारेंगे। इसलिए प्रोटोजोआ पढ़ना पड़ता है जूलॉजी में। किसमें पढ़ना पड़ता है? क्योंकि जूलॉजी का उत्पत्ति किससे हुआ? प्रोटोजोआन्स से हुआ है। सब प्रोटिस्टा को नहीं पढ़ना है, केवल किसको पढ़ना है? प्रोटोजोआन्स के बारे में पढ़ना है। अब इसको 4 मेजर ग्रुप में बांटेंगे। लिखल है देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन्स। अब प्रोटोजोआन्स के 4 मेजर ग्रुप का भी ट्रिक दिए थे, आपको याद है? एमोफ्लैग, सिली, एस्पोरो। एमोफ्लैग, सिली, एस्पोरो, 4 ट्रिक दिए थे उसको। अब ट्रिक बढ़ जाएगा क्राई, डिनोयुग, सिलिम, प्रो। उसके बाद जुड़ जाएगा एमोफ्लैग, सिली, प्रो, है ना? खत्म। इसमें पूरे कहानी, पूरे प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा? खत्म। क्राई, डिनोयुग, सिलिम, प्रो, एमोफ्लैग, सिली, एस्प्रो हो गया। इसमें पूरा खत्म हो गया। तो क्राई, डिनोयुग, सिलिम, प्रो से तो पढ़ लिए। एमो से एमो बॉयड प्रोटोजोआन्स, फ्लैग से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, सिली से सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स, एस्पो से एस्पोरोजोआन्स। नाम से स्पष्ट है, एमोबॉयड है तो अमीबा के जैसा, फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला होगा उसके पास में। अच्छा, फ्लैजिलेटेड से दिमाग में ये बात तू भर के अब आ गया है ना कि फ्लैजिलेट का मतलब क्या थी? सूर निकलल होगा ना, फ्लैजिला होगा। उसके बाद सिलिएटेड तो शरीर के ऊपर पतले पतले बाल जैसी आकृति होगी, जैसे पैरामीशियम को देखे हो, नहीं देखे हो तो अभी हम देख लेंगे। और एस्पोरोजोआन्स यानी उसके अंदर स्पोर पाया जाएगा। क्लियर? तो कितने भाग में बांटे इसको हम? 4 भाग का ट्रिक हो जाएगा। एमोफ्लैग, सिली, एस्प्रो, ये ना हो जाएगा। अब गाने की तरह गुनगुनाते रहिए। क्राई, डिनोयुग, सिलिम, प्रो, एमोफ्लैग, सिली, एस्प्रो, ना हो जाएगा। बोलो तो सब रे गाने की तरह। क्राई, डिनोयुग, सिलिम, प्रो, एमोफ्लैग, एस्प्रो। फिर से बोलो तो। बस इतना चीज याद कीजिएगा ना तो प्रोटिस्टा पूरा खत्म हो गया। सबसे टफ इसमें क्या है? इसका नाम याद रखना, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं अपनी भाषा कम पढ़ रहे हैं, लैटिन और ग्रीक वर्ड को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो हमको इसका नाम याद रखना एक चैलेंज हो जाता है। तो समझना तो एकदम आसान है, हलवों से आसान है। इसको सबका नाम जान जाओगे इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो। अब चलिए, ये है एमोबॉयड प्रोटोजोआन्स। देख लिए अमीबा जैसा है ना। इसकी 2 रचना देखिए, ए और बी। इसकी आकृति कितनी होगी? 0.2 mm तक हो सकती है। किसकी? एमोबॉयड प्रोटोजोआन्स के। यह कहाँ कहाँ पाया जाएगा सो देखिए। स्वच्छ जल, समुद्री जल, नम मृदा, 3 जगह पाया जाएगा। आगे चले। अब देखिए, यह अपने कूट पादों, अंग्रेजी में बोलेंगे सूडोपोडिया। कूट का मतलब होता है झूठा। हमसे ना कह देंगे झूठा यहाँ पे, तो किसी को तुम बोल दो झूठा, ऐसे बोलोगे तो गुस्सा लगा, बक तू सूडो है। क्या बोल देंगे? बट सूडो, सूडो मैंस कहेंगे, सूडो वोमेंस कहेंगे, सूडो गर्ल्स कहेंगे।
तो झूठा लड़का, झूठा लड़की, झूठी महिला, झूठे पुरुष। अब विज्ञान की भाषा में उसको बोल दो, समझ वो ना करेगा ना समझेगा। केवल तुम लोग जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हो वही समझोगे। मैथ वाला को बोलो यू आर डर्टी सूडो बॉयज हम तुम तो समझ गए, वो समझ पाएगा? तो डर्टी मतलब क्या हो जाएगा? गंदे हो। किस रूप में गंदे हो? गंदा कपड़ा पहन ले हो, इससे झूठ बोलते हो इसलिए तुम क्या हो? गंदे हो। तो आ जाइए, सूडोपोडिया, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? स्पेलिंग जानते हैं, PSEUDO, सूडो। क्या बोलेंगे इसको? साइलेंट हो गया पी, बोलेंगे सूडो। तो ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। कौन? अमीबा। अब देखो, मान लिया कि यहाँ पे शिकार है ना, ये निकला हुआ उभार, जितना निकला हुआ भाग जो है से कूटपाद है। क्या है? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अब शिकार को देखेगा तो कूटपाद को अपने आप को फैलाएगा, बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा इन्ने तक, आई बढ़ा लेगा इधर तक, आई खाना का भीतर चल गया, लेकर चल गया, अंदर घुसा लिया, हो गया। इसी प्रकार से क्या पकड़ता है? भोजन या अपने शिकार को पकड़ता है। किसके माध्यम से पकड़ता है? कूटपाद को अंग्रेजी में सूडोपोडिया। कोई दिक्कत इसमें? देखिएगा, है ना यार, ये इसका क्या है जी? भोजन है। अब भोजन देखकर देखिए दोनों लोल निकाल लिया। लोल निकाला कि पैर निकाला जी? लोल। सूडोपोडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोल निकाल आगे बढ़ रहा है, और जैसे अंदर आगे दोनों लोल को क्या कर लेगा? बंद कर लिया, अंदर भोजन चल गया। इसी भोजन करने का तरीका है किसका? अमीबा का। अब देखिए, इनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। फिर आ जाइए, सिलिका कभी नष्ट नहीं होने वाला पदार्थ है। तो जो प्रकार समुद्री होगा तो उसके सतह पर, जो समुद्री होगा उसके सतह पर कौन चीज पाया जाएगा? सिलिका के कवच पाए जाएंगे। तो अगर स्वच्छ जल में रह रहा है जो अमीबा, क्या उसके पास पाया जाएगा सिलिका का कवच? नहीं। नम मृदा में रहने वाले पे पाया जाएगा? केवल किस में पाया जाएगा सिलिका का कवच? समुद्री जल में रहने वाले पर। उसके बाद देखेंगे, इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। तो एंट अमीबा इसका एक प्रकार है। यह जो है परजीवी के रूप में होता है। यह एंट अमीबा जो है हमारे आंत के निचले हिस्से में पाया जाता है। आंत के निचले हिस्से में पाया जाएगा। समान अवस्था में इसके पास में ये अमीबा है ना, इसके पास में एगो केंद्रक है। ठीक, ये सुद्धा भी है, मरखहवा भी है, याद रखोगे। एगो केंद्रक है। यह में से कोई के गुस्सा चढ़ जाएगा तो अपना केंद्रक के 4 भाग में बांट लेगा। क्या भाग में बांट लिया? फोर्निकुलिएट, यानी 4 गो केंद्रक वाला हो जाएगा। और 4 केंद्रक वाला हो जाएगा तब यह जो है आंत को नुकसान पहुंचाने लगेगा। यानी आंत के अंदर जो है फोड़ा फोड़ा बना देगा और पेट खराब कर देगा। पेट में लहर बनने लगेगा, मवाद निकलने लगेगा उसके लैट्रिन में, खून भी निकलने लगेगा। अब जब उस कोई व्यक्ति को, उसको बोलते हैं हम अमीबिये पेचिस, एंट अमीबा से होने वाले बीमारी को बोलेंगे अमीबिये पेचिस। पेट खराब हो गया, अब उसके मल जो बाहर गया, अब एंट अमीबा कहाँ गया? उस व्यक्ति के मल में आ गया। मल जो बाहर गया, मल पे बैठा मक्खी। ठीक, मक्खी उसको उठा लिया एंट अमीबा को अपने पैर में। और खुला में कहीं पे भी भोजन रखा हुआ है तो उस भोजन पे या पानी रखा हुआ है, भोजन पानी में फैल गया। कौन चीज? एंट अमीबा। कैसा अवस्था? 4 कोष का बला कि 1 कोष का बला? खच्चर की सुद्धा बला। अब ऊपर से कोई पिएगा उसको तो अमाशय से लेकर आंत तक सब में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो इस प्रकार यह बीमारी क्या हो जाएगा? तो हमारे अंदर यह बीमारी फैला देगा। देखिए इसकी तस्वीर यही है, एंट अमीबा है ना, है समान अवस्था और 4 केंद्रक वाला अवस्था। ललका हो गया या किसके रूप में है? पैरासाइट के रूप में है। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्लैजिलेटेड प्रोटो। देखिए प्रोटोजोआ है लेकिन इसके पास क्या निकला हुआ है? फ्लैजिला निकला हुआ है ना।
इसलिए इसका नाम हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। एक एक गुण इसका हम देखेंगे। स्वच्छंद अथवा परजीवी, यह किसके रूप में अपना जीवन जिएगा? स्वच्छंद यानी मुक्त, किसी के गुलामी नहीं रहेगा, आराम से जहां मनता है बउआते रहेगा। अब परजीवी भी होगा तो किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहेगा। तो ये अपना जीवन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स जीवन दो तरीके से जिएगा, अकेले भी जिएगा मुक्त रूप से और किसी जीव के साथ भी जिएगा। अकेले जिया तो बोल दिए फ्री लिविंग, किसी के साथ नहीं है, और किसी के साथ में रहकर उससे भोजन प्राप्त कर रहा है तो पैरासाइट। क्या बोल दिए? पैरासाइट। अब इसको पढ़ोगे, इसके शरीर पर क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा। अगला गुण इसका हम देखें, इसके शरीर फ्लैजिला है ना, अगला गुण इसको हम देखेंगे। देखो इसके पास फ्लैजिला निकला हुआ है। अब अगला गुण देखेंगे, परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी फैलाएगा, निद्रालु व्याधि। यह अगर हमारे अंदर घुस जाएगा तो बीमारी फैलाएगा। कैसा बीमारी? इसको बोलेंगे स्लीपनेस सिकनेस, अंग्रेजी में बोलेंगे। उसमें लिखल होगा स्लीपनेस सिकनेस, यानी नींद ठीक से उसको नहीं आएगा। किसके कारण? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। इसमें देखिए, इसमें क्या नाम दिया इसका? ट्राइपानोसोमा। क्या नाम दिया? तो ट्राइपानोसोमा किसका उदाहरण है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स का। यह परजीवी अगर किसी जीव के अंदर घुस जाएगा तो बीमारी फैला देगा। कौन सा बीमारी फैलाएगा? निद्रालु व्याधि को फैला देगा। उदाहरण इसका क्या है? ट्रिपैनोसोमा। तो आपसे पूछेगा ट्रिपैनोसोमा कौन सा बीमारी फैलाता है? निद्रालु व्याधि फैलाएगा। कौन सा प्रोटोजोआ? सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। यह कैसा होगा? जलीय होगा, अत्यंत सक्रिय गति करने वाला होगा। उस स्वच्छंद था, मुक्त था, लेकिन ये तैरने वाला होगा। अत्यंत तेज गति से इधर से उधर यह आ जा सकता है। तो सबसे पहले यह एक्वेटिक होगा और एक्टिवली मूविंग करेगा, यानी सक्रिय रूप से यह मूविंग करेगा। देख रहे हो ना, इसके शरीर के ऊपर क्या पाया गया है? पतला 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 सिलिया है। इसी सिलिया के कारण इसका नाम क्या हो गया? सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। अब इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ यानी थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, तो सिलिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? पक्षमाभ बोलेंगे, पाए जाते हैं। कोई दिक्कत लाइन में? इनमें एक गुहा, गुहा का मतलब समझते हो? खाली स्थान। तो इनमें एक गुहा ग्रसिका यानी कैविटी गलेट होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। अब देखो, यही इसके पास में इतना ही खाली जगह है ना, यही इसका जो है, आज देखिए खुल कहाँ पर रहा है? बाहर की तरफ खुल रहा है। ठीक है, तो इसके शरीर में एक गुहिका है। वह गुहिका जो है शरीर से बाहर इसका मुंह खुल रहा है। देखिए यहाँ पे, तो कौन सा गुहिका है? ग्रसिका। ग्रसिका को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गलेट। और ग्रसिका किस में होता है? किसी भोजन को ग्रहण करने वाला को ही ना कहते हैं। तो अब समझ में आया कि भोजन किसके माध्यम से करेगा? यही खुला मुंह से करेगा। भोजन कहाँ पे जाएगा? इसके गलेट में जाएगा, और यहाँ पे पाचन होगा, तब इसके शरीर में प्रवेश करेगा। तो भोजन करने के लिए इसके पास एक विशेष प्रकार की मशीनरी आ गई। खाली जगह इसके शरीर के अंदर हो गया। अभी तक क्या पढ़े थे कि इसके शरीर के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। जितने जीव के बारे में पढ़े थे, सब अपना भोजन का पाचन शरीर के बाहर कर रहा है, उसको अवशोषित कर रहा है। ये पाचन भी शरीर के अंदर गुहा में करेगा, और वहां से पच जाएगा तब उसको अवशोषित करेगा। हम क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं, पचाते हैं, और पचे हुए भोजन को फिर अवशोषित करते हैं, और जो बच जाता है भोजन उसको शरीर से बाहर मल के रूप में निकाल देते हैं। तो अभी तक जो हम जीव पढ़े थे उसमें यह गुण नहीं था। पहला गुण किसमें आया? सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स में एक स्पेशल गुहिका कैविटी बन गई। आगे चलिए, पक्ष
माभो की लयबद्ध गति यानी मूवमेंट ऑफ रॉस ऑफ सिलिया के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया। अब इसकी गति बड़ी तेज है। इसकी गति क्या है? सिलिया की गति बहुत तेज है। तो अगल बगल में जितना भी भोजन होगा उसको तेज गति से कहाँ भेज देगा उसको? अब देखो हमारा पास हाथ है तो हाथ से उठा उठा के भोजन मुंह में डाल लेंगे ना। तो इसके पास इतना बड़ा हाथ तो नहीं है, तो भोजन को देखिएगा कौन? सिलिया। तो बड़ी तेजी से लहराएगा, इसे 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 लहरा लहरा कर किसके तरफ भेज देगा? आ, मुंह बैले, मुंह बनना है करा, ये हमेशा मुंह खोल ले है, आ कहले है ना। और चारों तरफ से सिलिया जितना भोजन पदार्थ है कहाँ भेज देगा? बैले मुंह में। और मुंह बैले है से फिर अंदर खाली जगह कहाँ चल जाएगा? गलेट में चल जाएगा, अंदर गुहा में चला जाएगा जहाँ उसका पाचन हो जाएगा। आया बात समझ में? तो भोजन को करने के लिए, भोजन के लिए उसको भेजने का काम करता है सिलिया। सिलिया का दो काम, एक जगह से दूसरे जगह बड़ी तेजी से तैरने के लिए। अब भोजन जहां देखेगा बड़ी गति से भोजन के कण को किसके तरफ भेज देगा? इसके मुख के तरफ। मुख का नाम क्या है इसका? गलेट की तरफ भेज दिया। तब भेजा तो पानी में जो है इसके अंदर घुस जाएगा, पानी सहित घुसेगा। तो भोजन को रख लिया, पचा लिया, फिर पूरे शरीर को भोजन दे दिया। किसमें? सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स में। ये लाइन समझ में आ गया भोजन करने का तरीका? इसका उदाहरण कौन है? पारामीशियम। इसमें शायद अभी इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आगे जाओगे पारामीशियम का, जब ऑनर्स में जाओगे तो इसके बारे में बहुत बड़ा पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना होगा इसमें? अब इसके एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। इसमें केंद्रक भी दो पाया जाएगा, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। इसके अंदर जल का संतुलन, जल में है तो एक कॉन्ट्रैक्टिल वोक्यूल है, ये दो वोक्यूल्स इसके पास में है। इसके अंदर अगर चूंकि जितना पानी ग्रहण कर रहा है अंदर सब इसको घुसेगा इसमें, तो इसके अंदर जल को संतुलन यानी शरीर में जल के संतुलन का काम करेगा कॉन्ट्रैक्टिल वोक्यूल्स। जितना पानी होगा शरीर से उसको बाहर निकालने का काम करेगा ये कॉन्ट्रैक्टिल वोक्यूल्स। तो 11th में नहीं चर्चा करना है, इसके ऊपर में चर्चा करना है हमको। अब आइए हमको पढ़ना है सबसे अंतिम कौन? स्पोरोजोआन्स। ये तस्वीर देख रहे हैं स्पोरोजोआन्स का, ये किसका परजीवी है? सर्दी न खांसी मलेरिया हुआ, सुने हो ना गाना? तो मलेरिया किसके कारण हो जाएगा? स्पोरोजोआन्स के कारण हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं मलेरिया के परजीवी को। तो इस समूह में विविध जीवधारी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। तो स्पोरोजोआन्स में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जीव आते हैं, बहुत बड़ी जैव विविधता है इसमें। किस किस प्रकार के होंगे? तो जीवन चक्र में संक्रमण करने वाले बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती है। अच्छा, इसका नाम स्पोरोजोआ क्यों पाया? तो स्पोर का मतलब होता है बीजाणु। तो इसके पूरे जीवन चक्र में संक्रमण करने वाला जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? बीजाणु अवस्था है। इसलिए इसको हम क्या नाम दिए? स्पोरोजोआन्स। अब पूछेगा, अब हम जान रहे हैं कि मलेरिया स्पोरोजोआ से फैल रहा है, तो स्पोरोजोआ की कौन सी अवस्था से फैलेगी? कौन सा अवस्था संक्रमण वाला अवस्था हो जाएगा? यानी ऐसे परजीवी प्रोटिस्टा जिनका स्पोर हानिकारक है, स्पोर बीमारी फैलाता है, उस सबको डाल दिया गया किसमें? स्पोरोजोआन्स में डाल दिया गया। इनमें सबसे कुख्यात पलाज, कुख्यात मतलब कथी? खतरनाक, राक्षस ना। तो सबसे कुख्यात कौन है? पलाज मोडियम मलेरिया परजीवी का प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है। अब नया इलाज हो गया है, जिसमें पहले मलेरिया होता था, कितना आदमी मलेरिया के चपेट से मर जाता था, दवा नहीं बनी होती थी उस समय। तो सबसे कुख्यात इसमें कौन है? मलेरिया। अब मलेरिया के परजीवी का क्या नाम है? पलाज मोडियम नाम है। तो मलेरिया कैसे फैलता है? कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस झुट्ठों के बदनाम है। मादा एनोफिलिस झुट्ठों के बदनाम है। वो में काम कौन कर रहा है? असली काम तो पलाज मोडियम कर रहा है,
लेकिन चोर के जौरे साधुओं पिटाता है ना। अच्छा एगो कहानी सुनो। एगो मंदिर था और ऊपर एगो पुजारी बाबा रहते थे, ठीक है। सुनोगे रे कहानी, खूब हंसी लगेगा। एक मंदिर था, उस पर एक साधु बाबा रहते थे और उसी गांव में 3 गो चोर था। साधु बाबा सुबह से शाम तक अगरबत्ती दिखाते, घंटा दिखाते, सब मंत्र जाप करते, तैयो इनका घर पर छप्पर नहीं था। लेकिन तीनों चोर जो है शाम पहर निकलता और जाकर उस मंदिर में प्रणाम पाती कर लेता और कहता हे भगवान हम निकल रहे हैं, जतरा बना दीजिए और उनमें से हमारा खूब माल मिले। चोरबा सब चल जाता कह कर, उनमें से चोरी करके लाता और मंदिरे पर बैठ कर सब बांट चुट कर ले जाता। अभी बाबा जी को लगा कि अरे हम तो दिन रात पूजा करते हैं, मांगते हैं भगवान से, कुछ हमरा देवे न करते हैं। ये जाता है यहाँ से, शाम पहर आया, मांग लेता है भगवान से खड़े खड़े और उनमें से आता है तो सोना चांदी कथी कथी कई दिन में कितना कितना बांट कर ले जाता है। हमरा 10 रुपया ना, एक 1000 रुपया होता है। चलो भगवान के साथ साथ अब यहो काम किया जाए। बिहान होकर कहा चोरबा के, रे भाई जी हमरो तो अपना गैंग में शामिल कर, भगवान के अगरबत्ती देखो हम थक गेली है, लेकिन हमरा घर में कुछो खाहू के लाल आफत पड़ल है, चला तू अपना साथ ले चले, ये धंधा में हमरो जोड़ लो। ना बाबा जी तोरा से न होए वाला, तू रह घड़ी पड़ल। 3-4 दिन बहुत जिद किए तो एक दिन चोरबा से कहा कि रे ले चलिए, नया सीखते बेचारा, धीरे धीरे काम अपना जो रोजगार कर लेते। ले गया। अब चोर सक गया तो सेंध काट लिया और घुस गया घर में। वो घर में एगो बुढ़िया थी और उनका बेटा सब विदेश में रहा करता था। और बुढ़िया थी, मुंह में कोगो दांत न था, बुढ़िया सुतल थी और फोंप काटती थी, यानी कभी मुंह खुलता था कभी बंद हो जाता था। सब चोर तो चला गया कहाँ कहाँ खजाना है से देखने। आई बाबा जी थे, बाबा जी वो घूम फिर कर देख रहे हैं तो इनको किचन रूम में घुस गए। ये देखे तो एगो तसला में रखल है दूध, एक जगह रखल है बासमती चावल, एक जगह रखल है चीनी। अब बाबा जी तो खाने पीने में चटोर होवे ना करते हैं। अभी कह के था रुक ये सब चोरी कर लाता है, तब तक तो हम खीर बना लेते हैं, बड़ा मजेदार चीज मिलल है। अब बाबा जी जो है चूल्हा पर चढ़ा दिए, दूध उबालल था चढ़ा के अलग एक खीर बनाने बेचारे। अब उन्हें चोरबा सब पूरा हाथ साफ कर ले है, खीर बना लिए। अब देखे कि इसे चलो निकाल कर खा लिया जाए, फिर टेस्ट किया जाए। तो ये निकाल लिए बेचारे बर्तन में खाने के लिए। अब कहते कि ओह ये बेचारी बुढ़िया जो है बड़ा आशा से दूध रख ले रही होगी खाने के लिए, खीर खाने के लिए। एकरा तो बना कर हम खा न होता है तो एको चम्मच का हम खिया देते हैं ताकि श्रद्धा पूर जाएगा। हमरा जो है पाप कट जाएगा, तो नहीं पाप कम लगेगा। अब बुढ़िया के अब बेचारा खीर थे, एक कड़छुल उठा लिए उनमें से। बुढ़िया सुतल थी, कभी मुंह खुलता था तो फो फा करता था। अब इंतजार कर रहे थे मुंह खुलने का, जैसी मुंह खुला बस एक कड़छुल खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दिए। अब खीर था तपत, वो बुढ़िया मुंह से फेंक हाउ करने लगी। देखी तो सेन कटल, दौड़ा लोग सब दौड़ा, चोर। पूरा गांव में हल्ला हो गया। अब तीनों असली चोर था सब माल लेकर निकलने की कोशिश में था। देखा गांव वाला घेर लिया तो कोठी में घुस गया। बाबा जी को कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो पहलुका जमाना में सिकहर होता था, देखे हो ना, सिकहर के एगो होता है रस्सी टांगने वाला, और उसमें बिल्ली उल्ली से बचाने के लिए बर्तन पर रख देते थे। बाबा जी को कुछ नहीं सोचा, फटाक से कूद के धक्का ऊपर बनरी पर धक्का बैठल है अपना। वो पूरा गांव वाला आया, चारों तरफ खोज लिया, बुढ़िया कहाँ कहूँ चोर से तो भाग गए। अब जहाँ नीचे बैठल थे तो हो बउआ से हमरा तू से कहे थे कि चोर न रही, हमरा देख खीर पका कर मुँह में रख दिलक है। तो बुढ़िया तू अपने पकड़ले हो तो सुता गए हो तोरा, आ सपनले हो चोर तो हल्ला कर नींद हमरा सबके तोड़वा दिले। सब कहे चल हो गाँव वाला तोरा से कैसे लगे छो, तो हम कुछ न जाने जनथिन ऊपर का, ऐसी बोल दिए। अब ऊपर थे पंडित जी बैठल। अब उनको समझ में आया कि हमरा ये देख लिया है। एक बार बोला, फिर बुढ़िया दूसरा का तू हमरा नींद हराम कर दिले। दूसरों फिर डांटने लगा, अच्छा चलो हमरा बूढ़ आदमी को अथी करे ना, तो हम न जाने ऊपर का। आ ऊपर ताकते थे, पंडित जी को लगे हमरा तभी देख लिया। फिर तिवारा दे बोली बुढ़िया कि हमरा कहे ना बउआ हम न कुछ जानथुनी ऊपर का। ऊपर देखा
तो पंडित जी कहते खाली हम ही जनवई आ कोठी में नुकाल है तीनों से ना जनता है वो हमारा साथ में रहा है। बस चोरवा क्या हुआ, पकड़ा गया। अब समझो चोर इतना दिन से चोरी करके गया, कभी पकड़ाया नहीं। एगो अनट्रेंड बाबा जी के धर लिया, ओकर लक्षण था खाए पिए के, पकड़वा दिया बेचारे को ना। अब आ जाइए, तो उसी तरीके से बदनाम कौन है, मादा एनोफिलिस। काम कौन किया, प्लाज्मोडियम। बाबा जी कौन है, मादा एनोफिलिस। वो अपना देह में ढो कर ले जाती है। मादा एनोफिलिस क्या करती है, उसके लाड़ ग्रंथि में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। तो वो जिस आदमी को काटेगी ना, जब काटेगी या खून चूसेगी तो लाड़ ग्रंथि में जाएगा। जैसी लाइन लगेगा बस प्लाज्मोडियम फट से घुस जाएगा, किसमें, बॉडी में। अब बॉडी में घुसा तो प्लाज्मोडियम वृद्धि करके बुखार लगाता है, मलेरिया फैलाता है, न कि मच्छर घुस कर फैलाता है। तो हमारे शरीर में घुसा कौन चीज, तो बीमारी कौन फैलाया, ढोने का काम कौन किया, कौन, मच्छर। तो मादा एनोफिलिस को वाहक कहा जाएगा, बीमारी को ढोने वाला वाहक कहा जाएगा। बीमारी का कारक किसको कहेंगे, प्लाज्मोडियम को। आया बात समझ में।